Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will be doing Dust of Snow, which is written by Robert Frost. So if I were to tell you the message or the theme of the story, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ये है कि इट इज़ एक तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही शॉर्ट है. एज यू कैन सी मतलब पोम शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है. बट इसका एक डीपर मीनिंग भी है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन माई ओपिनियन. एंड हमें पोएट इसमें बताते हैं कि कैसे एक छोटे से छोटा एक्ट भी हमारे मूड को चेंज कर सकता है. हमारे मूड को एक छोटे से छोटा एक्ट भी या तो रूइन कर सकता है या फिर हमारे मूड को ब्राइटन अप कर सकता है, ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द पोम. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो पोएट कहते हैं कि कैसे तो बेसिकली पोएट जो है वो जा रहे थे. ही वॉज मूविंग अराउंड in his backyard or maybe anywhere and he was going under a hemlock tree. वो एक hemlock tree के नीचे से गुजर रहे थे. and hemlock tree पे कौन बैठा था? एक crow बैठा हुआ था. and crow ने क्या किया? crow थोड़ा सा हिला and he shook down. the crow shook down थोड़ा सा dust of snow on the poet himself. so what happens is that the poet was walking under a hemlock tree and it was during the winter season. as you can see that it is written dust of snow. so snow हमारी winter में ही आती है. एंड जो पोएट थे वो बहुत ज़्यादा सैड थे एंड जितने भी ट्रीज़ थे वो सबके सब स्नो पे कवर्ड थे. तो क्या होता है कि जब पोएट जो है हेमलॉक ट्री के नीचे से जाते हैं तो क्रो जो है जो कि हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था वो आता है और वो ट्री पे बैठ जाता है. एंड इसकी मूवमेंट की वजह से जो स्नो के फाइन डस्ट पार्टिकल्स थे वो गिर जाते हैं पोएट के ऊपर. ओके, तो ये है हमारे फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा. has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued. सो पोइट कहते हैं कि जो क्रो का ये जो छोटा सा मूवमेंट था जिसकी वजह से मेरे ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो गिरा है उसने मेरे हार्ट को, मेरे मूड को चेंज कर दिया है. एंड इट हैज़ सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड. रूड का मीनिंग होता है हेल्ड एंड रिग्रेट. मतलब कि पोएट का जो दिन है वो बहुत ही गंदा जा रहा था एंड पोएट का जो दिन है वो बहुत ही बेकार जा रहा था. बट इस क्रो की वजह से अब पोएट का जो बाकी का बचा हुआ दिन था जो कि उन्होंने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया था वो बाकी के बचे हुए दिन को बचाना चाहते थे. तो इस क्रो की वजह से, इस क्रो के छोटे से एक्ट की वजह से पोएट का जो दिन है अब वो अच्छा हो गया था. सो एज सून एज द स्नो फेल ऑन द पोएट उसका जो मूड है वो चेंज हो गया था. उसकी जितनी भी सैडनेस थी, उसका जितना भी ग्लूमी मूड था वो हट गया था, वो अब चला गया था. एंड नाउ जो पोएट का बचा हुआ दिन था वो सैडनेस में नहीं बीतेगा, वो अब खुशी खुशी बीतेगा. इसकी राइम स्कीम एक बार देख लेते हैं. राइम स्कीम अगर निकालने नहीं आती है आई विल जस्ट टीच यू रियल क्विक. जैसे ये क्रो है तो हम इसको ए दे देंगे, ठीक है. क्रो को हम ए दे देंगे. नाउ वी हैव टू सी इफ क्रो राइम्स विद मी. इट डज नॉट, सो दिस विल बी बी. Now we have to see if crow rhymes with snow. It does, so this is A again. Tree rhymes with me, so it will be B. So पहले stanza का rhyming scheme है A B A B. Moving on to the next one. Heart. Does heart rhyme with anything? Does heart rhyme with crow? No. Snow? No. Me? Tree? किसी से भी नहीं हो रहा है तो इसको हम C दे देंगे. Mood. Does mood rhyme with anything? I don't think so. So this will be D. Part and heart do rhyme, so this is again C. and rude and mood rhyme, so this is D. so इसका है C D C D. so this is how you find out the rhyming scheme and आपकी डस्ट ऑफ स्नो की rhyming scheme अब निकल गई है. now moving on to the literary devices. literary devices actually बहुत easy होते हैं but students get confused. so सबसे पहले तो most common alliteration. we can see alliteration in the words has given my heart. here alliteration होता क्या है? repetition of the same consonant, ठीक है, मतलब of the same letter. एक लेटर को जब हम बार बार रिपीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं alliteration, ठीक है. so as you can see here in the first line of the second stanza, has given my heart, so H and H are repeating, so this is here alliteration, ठीक है. Next, moving on, in the third line of the second stanza, saved some part, so S and S are rhyming again. और कहीं है कुछ? I don't think so, नहीं है, ठीक है.
सो दिस इज़, एक तो ये आपका एलिटरेशन हो गया, एक है आपका इंजैपमेंट। इंजैपमेंट तब बोलते हैं जब एक सेंटेंस जो है वो दूसरी लाइन तक कंटिन्यू होता है, ठीक है। सो इफ़ आई वर टू शो इंजैपमेंट हियर, देखिए, द पोम बिगिंस द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे कोई भी ना तो कॉमा आया है ना तो फुल स्टॉप आया है, सो ये पूरा जो है ये इंजैपमेंट है। एंड इसके बाद भी कोई कॉमा नहीं है ना तो कोई फुल स्टॉप है। इट गोज़ अगेन, इट कंटिन्यूज, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। सो अब ये यहाँ पे जाके जो है आपका फुल स्टॉप आया। सो यहाँ से आपका सेंटेंस शुरू हुआ एंड बाद में जाके एकदम लास्ट में आपका फुल स्टॉप आया है। तो आपकी जो पूरी पोम है इट इज़ रिटन इन इंजैपमेंट। इंजैप, नो आई रोट इट रॉन्ग, इंजैपमेंट. Also you have to learn the spellings of all of the literary devices, because even if you know the spelling, and if you no even if you know the literary device and you write the spelling wrong, 1 marks will be deducted, ठीक है। So this was it in the poem. दो तीन चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। क्रो को हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसे देखते हैं, इट इज़, क्रो इज़ बेसिकली बहुत ही अजीब सा देखा जाता है। लाइक इट रिप्रेजेंट्स बैड लक, इट रिप्रेजेंट्स सैडनेस और समथिंग, ठीक है। तो क्रो जब भी आके बैठता है उसकी आवाज़ भी इतनी अजीब सी होती है, इतनी गंदी सी होती है, ठीक है। तो क्रो इज़ अगेन अ नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है, एक नेगेटिव कैरेक्टर है। सेम विद द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री इज़ बेसिकली इट इज़ अ पॉइजनस ट्री, ठीक है, एंड वो सॉरो को रिप्रेजेंट करता है। बट हेयर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ यूज्ड दीज टू। देखो, हम बेसिकली whenever you read poems you must have noticed that if poets use any character of nature, तो वो लोग क्या यूज़ करते हैं, either they will use rose or they will use sparrow or nightingale or you know just some beautiful looking things। बट यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो एंड हेमलॉक ट्री को यूज़ किया है किसको दर्शाने के लिए, टू रिप्रेजेंट सॉरो, टू रिप्रेजेंट बैड लक। सो दिस इज़ वॉट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज लाइक, ठीक है। एंड इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स इफ़ आई वर टू टेल यू, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो कभी कभी बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डिड क्रो चेंज पोइट का मूड, या फिर हाउ डिड द हेमलॉक ट्री चेंज पोइट का मूड। सो इस चैप्टर में से कोई भी जब भी क्वेश्चन आएगा यू जस्ट हैव टू राइट द समरी कि अ क्रो केम एंड ही सैट डाउन ऑन द हेमलॉक ट्री, एंड व्हेन ही सैट डाउन उसके थोड़े से मूवमेंट की वजह से स्नो के डस्ट पार्टिकल्स जो है, फाइन पार्टिकल्स, पोइट के ऊपर गिर गए एंड इट चेंज द पोइट्स मूड फ्रॉम अ सॉरोफुल मूड टू अ जॉयफुल मूड। सो यही है। एंड इसका यू हैव टू लर्न एक तो टाइटल एंड एक ऑथर, न पोएट आई मीन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हियर योर चैप्टर एंड्स एंड यस, थैंक यू एवरीवन।